वंदे मातरम दोस्तों। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर 7/12/2017 शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। हर क्वेश्चन से कोशिश करेंगे कि 3-4 और क्वेश्चन बना के आपको आंसर बताया जाए, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्या होते हैं, बार बार क्वेश्चंस किए जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से गौर ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस जो आपका अपना चैनल है उस पर कंपटीशन से रिलेटेड क्लासेस नहीं डल पाई, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ प्रतिकूल हो गई थी। लेकिन आज से लगभग हर दिन एक वीडियो, चाहे वो किसी पेपर का सॉल्यूशन हो दिल्ली पुलिस का या जीके से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन आपको हर रोज़ मेरे इस चैनल पे मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगठित क्षेत्रक के लिए सत्य नहीं है। सबसे पहले समझिए, असंगठित क्षेत्रक कौन सा होता है। वह क्षेत्रक जो सरकार के अधीन कार्य नहीं करता है, जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों विनियमों का पालन नहीं करता है। पहला है, अतिरिक्त समय के लिए काम करने का कोई प्रावधान नहीं होता है। तो यह कथन तो सत्य है कि अगर व्यक्ति क्या करता है, अतिरिक्त काम करता है तो उसे अतिरिक्त पैसा नहीं मिलता है। दूसरा है, सवेतन छुट्टी का प्रावधान होता है। यह कथन बिल्कुल असत्य है, गलत है, क्योंकि अगर असंगठित क्षेत्र में कोई व्यक्ति क्या करता है, छुट्टी करता है तो उसका वेतन काट लिया जाता है। तीसरा है, असुरक्षित रोजगार। ये तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि असंगठित क्षेत्र में आपको कभी भी जो नियोक्ता है वो क्या कर सकता है, आपकी छुट्टी कर सकता है। अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं। जितने भी असंगठित क्षेत्र होते हैं वो सरकार के नियंत्रण से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर बी, क्योंकि संगठित क्षेत्र के अंदर ये प्रावधान होता है, ना कि असंगठित क्षेत्र के अंदर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। तो इसमें आप देखिए 4 ऑप्शन है, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। इसमें तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय। जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है वो हमारे यहाँ पर क्या करती है, राजकोषीय नीति का क्या करती है, जो तैयार करती है, उसका खाका जो है वो तैयार करती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, नीति आयोग। नीति आयोग से पहले यह इसके जगह पर एक आयोग था जिसका नाम क्या था, योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950। ध्यान से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। योजना आयोग की जगह यह जो आयोग बना वो कब बना, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। और इसका हमेशा जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति की फुल फॉर्म भी आ सकती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति की क्या है, फुल फॉर्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। सबसे पहले कुछ फैक्ट जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 में हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949 1 जनवरी 1949 को किया गया। तो रिजर्व बैंक इनमें से कौन सा काम नहीं करता है, मुद्रा का प्रबंधन करना। ये तो विशेष रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, कि वो हमारी करेंसी जो है ऑन द बिहाफ ऑफ आवर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी केंद्र सरकार है उसके बिहाफ के ऊपर वो क्या करता है, मुद्रा का संचालन करता है। सरकार को अगर ऋण प्रबंधन करना हो तो भी ये काम भारतीय रिजर्व बैंक का है। और विदेशी विनिमय प्रबंधन, अगर विदेशी मुद्रा या का क्या होता है, आदान प्रदान होता है तो वो भी किसकी देखरेख में होता है, भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में होता है। लेकिन जो डी ऑप्शन है, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ। अब देखिए इस चीज़ को समझना पड़ेगा, पहले आंसर इसका देख लेते हैं। इसका सही आंसर 1991 1991 के अंदर भारत सरकार ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया जिसका दूसरा नाम है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण की नीति, उदारीकरण की नीति और तीसरा जो है वो है निजीकरण की नीति। अब सबसे ज़रूरी बात, उस समय देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने इन LPG पॉलिसीज़ को भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है, उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो 1991 में उदारीकरण ही नहीं आया बल्कि वैश्वीकरण भी आया, ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, और निजीकरण भी आया जिसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा कॉलोनी। क्या आएगा? कॉलोनी। भारत सन 1947 से पहले ब्रिटिश कॉलोनी था, अर्थात राजनीतिक रूप से भारत किसका अधीन था? किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। इसका आंसर आएगा लोकतंत्र। देखिए, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है, एक व्यक्ति एक मत और एक कीमत। ध्यान से सुनिए इस चीज़ को कि हमारा जो लोकतंत्र है वो एक सिद्धांत पे कार्य करता है कि एक व्यक्ति को एक मत मिलेगा और उस मूल्य का जो मत होगा वो भी क्या होगा? समान होगा। देश का राष्ट्रपति अगर वोट डालता है, प्रधानमंत्री वोट डालता है या देश का एक आम किसान वोट डालता है तो उनके जो मत हैं, उनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है आंसर बी। जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि नए राज्य के प्रवेश व स्थापना का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 2 में दिया गया है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का क्या कहा गया है? संघ कहा गया है, क्योंकि भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से में संघवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्य की सीमाओं या नामों के अंदर जो परिवर्तन है, अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद उनके नाम या उनकी सीमा के अंदर परिवर्तन कर सकती है। तो 1 अनुच्छेद में राज्यों का संघ, 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान, और अनुच्छेद 3 के अंदर जो मुख्य रूप से क्या है कि राज्य के जो वर्तमान क्षेत्र हैं, सीमाएं हैं, उनके अंदर क्या किया जा सकता है? संसद के द्वारा फेरबदल किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अंदर किस समिति की अनुशंसा के ऊपर शामिल किया गया? तो उसका आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह जो ये क्या थी, एक समिति थी, उसके आधार पर इन मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। मूल संविधान में ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये 42वें संवैधानिक संशोधन के अंदर भारतीय संविधान में जोड़े गए, जो 1976 में हुआ था, आपातकाल के दौरान हुआ था, और उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती क्या थी? इंदिरा गांधी थी। अब मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन हो रहा है कि ये भारत संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? 4 क में दिए गए हैं और अनुच्छेद 51 क के अंदर इनको शामिल किया गया है। और इन्हें कौन से देश से लिया गया है? इन्हें रूस से लिया गया है। अब इसके अंदर हम आंसर को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता रखना। कानून के समक्ष अगर समानता की हम बात करें तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 14 के अंदर है कि संविधान के अंदर जो 14 अनुच्छेद वो क्या कहता है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या है? बराबर हैं। नेक्स्ट है अस्पृश्यता को बढ़ावा न देना। ये भी हमारा क्या एक मौलिक अधिकार है, और अस्पृश्यता जो छुआछूत होता है उसे आर्टिकल 17 के द्वारा बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम हो, उसके अंदर ये पूछा जाता है जीके के अंदर कि भारत में छुआछूत की समाप्ति किस संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। उपाधियों का इस्तेमाल न करना, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, ये सब समानता के अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं, उसके 3 पार्ट हैं। पुराने समय में अंग्रेज कुछ उपाधियां देते थे जैसे सर, नाइटहुड, इसके अलावा राव बहादुर, ये कुछ उपाधियां थी जो अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी। लेकिन अनुच्छेद 18 के तहत अब केवल भारत सरकार भारत रत्न, पद्म भूषण, इस प्रकार के नागरिक सम्मान दे सकती है, लेकिन भारत सरकार के अलावा कोई भी व्यक्ति को क्या नहीं दी जा सकती? किसी व्यक्ति के द्वारा उपाधि नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर हम क्या करेंगे? राष्ट्र की सेवा करेंगे। हमारा क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। एक ही क्वेश्चन से कम 6 से 7 क्वेश्चन हमने यहाँ बनाए हैं। किस समिति के आधार पर हमने इसको शामिल किया? सरदार स्वर्ण सिंह। कब इन्हें शामिल किया गया? 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार 1976 में। कौन से भाग में है? 4 क, और कौन सा अनुच्छेद 51 क के अंदर इन्हें शामिल किया गया है?
एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो भारत संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो मैंने यहाँ पर रूस लिख रखा है, उस समय इसको USSR के नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो एक क्वेश्चन से हमने 7 या 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, तो आप इनको जरूर याद करें, क्योंकि किसी न किसी तरीके से इन्हीं टॉपिक से घुमा फिरा के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। नेक्स्ट आते हैं 16 जाने माने महाजनपदों। इतिहास का एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो ये चारों ही हमारे क्या हैं, महाजनपद थे उस समय में। तो इनमें सबसे शक्तिशाली अगर कोई आपका महाजनपद था वो मगध था। 16 जो नाम है, काशी, कौशल, अंग, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, वज्जी, मल और मगध, ये 16 महाजनपद हमारे प्राचीन भारत के अंदर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है? क्योंकि रुपये का जो रूप है वो चांदी के सिक्कों को बताया गया है, तो इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र आपके कौटिल्य ने लिखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया? देखिए इसके अंदर फ्रेंड्स कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी आराम से आपको ये क्या करना है, सुनना है। सबसे पहले इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी क्या करते हैं, एक पत्र लिखते हैं। उस समय जो हमारे भारत देश के वायसराय थे, लॉर्ड इरविन थे, उनको एक पत्र लिखा जाता है। 11 मांगे होती हैं, वो मांगी जाती है, जिसमें से प्रमुख मांग थी नमक कानून को, नमक पर लगे कर को क्या करना, हटाना। उस समय टैक्स लगा रखा था, ठीक है, लेकिन किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की, जिसको किस नाम से जाना जाता है, दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। किस यात्रा के नाम से जाना जाता है? दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई और दांडी जो गुजरात का एक कोस्टल टाउन है वहाँ तक, इस स्थान तक ये हुई। इसकी जो टोटल दूरी थी वो 240 मील थी। अब गांधी जी के साथ कितने उनके अनुयायी चले थे? ध्यान से सुनना, 78 अनुयायी उनके साथ थे। कुल दूरी 240 मील थी। 24 गुना 10 मील, लगभग 24 दिन लगे। हर दिन 10 मील की यात्रा की गई महात्मा गांधी और उनके 78 अनुयायी के द्वारा। यह यात्रा कब शुरू हुई? यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और अंततः गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबाला, नमक बनाया और नमक बनाकर उसे चखकर क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था। तो दांडी यात्रा से रिलेटेड ये आपके क्वेश्चंस है कि कब ये शुरू होती है? 12 मार्च 1930। तो टोटल जो डिस्टेंस था साबरमती और दांडी के बीच में 240 मील था। अंततः वो कब पहुँचे? 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे। कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे और अंततः इस दांडी यात्रा का समापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया था? तो इसका आंसर आएगा मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के संस्थापक माने जाते हैं। अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। क्यों हुई? मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसकी स्थापना हमारे देश के अंदर की गई। सर इसके अंदर जो मुख्य आगा खां थे और आपके मोहम्मद अली जिन्ना, कुछ ऐसे नेताओं ने मिलकर की जो भारत के अंदर मुस्लिमों के हितों का क्या चाहते थे, नेतृत्व चाहते थे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक और बनता है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? द्विराष्ट्र का सिद्धांत भी किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश भारत कोई एक लोगों का देश नहीं है, बल्कि इसमें 2 लोग रहते हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। हिंदुओं के लिए भारत होगा और मुसलमानों के लिए क्या होगा? पाकिस्तान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था? तो देखिए ये जो 4 वर्ण थे ना, ये व्यवसाय प्रोफेशन बेस्ड थे उस समय जब हमारे प्राचीन भारत के अंदर। सबसे पहले थे ब्राह्मण जो टीचिंग देते थे, शिक्षा देते थे। क्षत्रिय जो शासन करते थे, युद्ध करते थे। वैश्य जो व्यापार करते थे और शूद्र जो इन तीनों वर्णों की क्या करते थे? सेवा करते थे। तो इसका आंसर आ जाएगा शूद्र, क्योंकि सबसे पहले पर टॉप पे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। इस प्रकार से ये हमारे प्राचीन भारत की 4 वर्ण जो थे वो इस तरह से
थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसका बहुत अच्छा आंसर है ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले भी इन्हें कहा जाता है कि भैया सत्यशोधक समाज की संस्थापक जो थे वो कौन थे? वो ज्योतिबा फुले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? देखिए ध्यान से सुनिए। अब तटीय रेखा से रिलेटेड मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए तटीय रेखा सबसे लंबी किस राज्य की है भारत के अंदर अगर पूछ लिया जाए, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो गुजरात की है, 1200 किलोमीटर है। ध्यान से सुनना इस चीज़ का कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात है जिसकी कितनी 1200 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटी, तो गोवा है, गोवा राज्य 160 किलोमीटर है। अगर आ जाए भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई, तो ध्यान से सुनिए वो है 6100 किलोमीटर। और अगर हम इसमें 6100 किलोमीटर के अंदर अगर हम अंडमान और निकोबार को मिला दें और लक्षद्वीप को मिला दें, तो भारत देश की तटीय रेखा की कुल लंबाई, अब कई उसमें है 7516 या इट इज़ राइट आंसर, परंतु जो प्रॉपर यूनिट है 7516 पॉइंट क्या है 6 किलोमीटर है। अब यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस बन गए। भारतीय तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है 7516.6 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि की पूछ ले तो 6100 किलोमीटर। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। सबसे छोटी वाला कौन सा हो गया? गोवा हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपके किससे बनते हैं? भारत की तटीय रेखा से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिशा में भारत वलित पर्वतों से घिरा हुआ नहीं है? ध्यान से सुनिए। वलित पर्वत हिमालय सबसे नवीन वलित पर्वत है पूरे विश्व के अंदर जो है। तो भारत के देखिए अगर हम देखें तो पश्चिम के अंदर, पश्चिम में हमारा थार मरुस्थल है, ये ध्यान रखें। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल और इसका मुख्य जो पार्ट है उसको मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। इसका अधिकतर हिस्सा कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है, ये ध्यान रखें। उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में नवीन वलित पर्वतों से हमारा देश क्या है? घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है और भारत की पूर्वी सीमा बनाता है जिसे पूर्वांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वांचल। ये हमारे 7 सिस्टर के अंदर जाता है और हमारी पूर्वी सीमा को क्या करता है? निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मृदा से बना हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को अब यहाँ पर काफी क्वेश्चन बनते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती है बांगर। अब बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और खादर कौन सी है? नई जलोढ़ मिट्टी है। बांगर कम उपजाऊ होती है, खादर क्या होती है? ज्यादा उपजाऊ होती है। बांगर में कंकर पाए जाते हैं, खादर में कंकर नहीं पाए जाते हैं। और पूरे भारत के उत्तरी मैदान को अगर हम बांटना चाहें तो हम उसको भाबर, तराई, बांगर और खादर के अंदर क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रकों में से नहीं है। अब 6 प्रमुख नियंत्रक, समुद्र से दूरी, ये मुख्य रूप से है कि अगर समुद्र के पास है तो मॉडरेट जलवायु, सम जलवायु मिलेगी। समुद्र से पानी से जितना हम दूर चला जाएंगे उतना ही हमारा एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारे यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट है मानव प्रभाव। मानव का जलवायु के ऊपर किसी प्रकार का ये प्रभाव पड़ता है, लेकिन मुख्य प्रभाव में मानव प्रभाव शामिल नहीं है। अक्षांश आपको पता है कि जो स्थान, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे अक्षांश से रिलेटेड? सबसे लंबा अक्षांश क्या हो गया आपका? भूमध्य रेखा है। ध्यान से सुन लीजिए, सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? भूमध्य रेखा। अब इसकी लेंथ कितनी है? 40,000 जो 75 किलोमीटर है वो इसकी क्या है? लंबाई है। ये बराबर 2 भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है। अब सबसे लंबा अक्षांश अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है? भूमध्य रेखा है। कौन सा है? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है समुद्री जलधाराएं। जहाँ पर ठंडे समुद्री, अगर ठंडी जलधारा पहुँचती है तो तापमान कम कर देती है, गर्म पहुँचती है तो क्या कर देती है? तापमान को बढ़ा देती है। तो इसमें मानव प्रभाव इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि इसका 6 प्रमुख नियंत्रकों में से इसका कोई भी क्या नहीं है? इसका कोई योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। इनके नंबर हैं 111, 111। अब मैंने कुछ साइंस के जो जीएस के जो क्वेश्चन हैं उनको भी इसमें ऐड कर लिया है, जिसको आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। एक समतल दर्पण पर द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात जिनको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब उनका जो प्रतिरूप होगा वो कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म नालिका प्रभाव का एक उदाहरण नहीं है।
सूक्ष्म नाली का प्रभाव का उदाहरण नहीं है साबुन में बुलबुले का निर्माण, ये आपका सूक्ष्म नालिका का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट है कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायुनली के संजाल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा श्वासन नली, जिसे ट्रेकिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण होता है? अब ध्यान से सुनिए, पत्तियों के जो निचला हिस्सा होता है उस पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। अब स्टोमेटा दो काम करता है, एक्सेस वाटर, ज़्यादा पानी को क्या करता है? वायुमंडल में छोड़ देता है, और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को रिलीज करना, ये भी किसका काम होता है? स्टोमेटा का काम होता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अर्थात जो पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो एक्सेस वाटर को क्या करते हैं? वायुमंडल के अंदर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो इसको अंदर आपको याद करना पड़ेगा, जो फ्लोरीन है वो आपका क्या है? एक नेगेटिव, जो आपका क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो कंपोनेंट है, इसका मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकती है? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है विस्थापन। क्या कहा जाता है? विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड के कुछ उदाहरण हैं? तो इसमें आपका आ जाएगा थर्मोप्लास्टिक जो है वो आपके पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है उसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर, एसी, वातानुकूलक और जो एरोसोल स्प्रे में प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक वायु प्रदूषक बनाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन वह गैस है जो ओजोन परत के ह्रास के लिए क्या है? उत्तरदायी है। ओजोन परत जो भारत हमारे लिए पूरे विश्व के लिए सबसे एक ज़रूरी परत है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज जो कहाँ से आती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं उनको क्या कर लेती है? सोख लेती है। यही कारण है कि वो अगर वायुमंडल से सीधे वो पृथ्वी पर पहुंच जाए तो उससे क्या हो सकता है? उससे स्किन कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। तो ये ओजोन परत है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको जो क्षय पहुँचा रही है वो गैस कौन सी? CFC। जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समस्थापन। क्या कहते हैं? समस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2017 में 51वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना की घोषणा की गई? तो यह योजना थी शिक्षा का अधिकार। ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं मानता क्योंकि उस समय जब 2017 में ये पेपर हुआ था तो ये करंट अफेयर में से आया है। तो आप 2018 या 2019 और 20 पर फोकस करें, ज़्यादा आप करें 2019 और 2020 के जो करंट अफेयर्स है, मोस्टली आप 2020 के जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 2017 का पेपर था, तो 2017 का जो उस समय करंट अफेयर था उसको इसके अंदर क्या किया गया था? शामिल किया गया था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है किस राज्य में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री LPG पंचायत योजना का लोकार्पण किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने खालिस्तान फाइबर पर प्रबलित कंक्रीट विकसित किया? तो इसका आ जाएगा आंसर भूकंप रोधी। भूकंप रोधी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये आपका सऊदी अरेबिया। कौन सा है? सऊदी अरब जो देश था वो आपका पहला देश था जिसने सोफिया नामक रोबोट को क्या दी थी? नागरिकता दी थी। ये भी 2017 का क्वेश्चन है जो आज इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि 2017 महिला हॉकी एशिया कप का निर्णायक मैच कहाँ खेला गया था? तो ये कोकामेगर जापान के अंदर क्या था? खेला गया था। ये उस समय के करंट अफेयर्स थे, इनको एक्सप्लेनेशन पार्ट इनका इतना ज़्यादा क्या नहीं रखता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि इसमें तो आपको स्थान, तिथि या किसी व्यक्ति का नाम याद करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के एकल वर्ग में 2017 US ओपन टेनिस प्रतियोगिता के विजेता कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा स्लोअन स्टीफन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने जून 2017 में प्रत्यक्ष हवाई माल गलियारे की स्थापना की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा अफगानिस्तान। आज के अगर कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं, हिंट दूं मैं आपको तो राफेल से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश से ये संबंधित है, और बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट जो योजनाएं जो केंद्र सरकार ने आज शुरू कर रखी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफ़ी पुरानी योजना है लेकिन उससे रिलेटेड भी आज तक क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी ऐसे
जो क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर्स हैं, उसके लिए आप डेली क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं और आसानी से देखिए आपके 7 से 8 नंबर 10 नंबर तक जो हैं वो करंट अफेयर्स के आपके पेपर के अंदर आते हैं। तो उनको अगर याद करना है तो आप डेली जो आपकी हैबिट बनाइए कि आप क्या करें, न्यूज़पेपर को रीड करें। आप क्या करते हैं कि एक प्रतियोगिता दर्पण साहित्य ले आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो पूरी पढ़ी नहीं जाती है, डेली का काम डेली हो नहीं पाता है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप स्पोर्ट्स वाला पेपर पढ़िए, जो स्पोर्ट्स वाला जो पेज आता है उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपका स्पोर्ट्स का जो 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2017 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो हमारे श्री मनमोहन सिंह जी को, जो हमारे देश के एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन उतने अच्छे तरीके से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। वो एक अच्छे खिलाड़ी जरूर थे लेकिन कप्तान नहीं बन पाए। उसके कारण सभी को पता है, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि गांधी परिवार की जो प्रमुखता है किसके ऊपर चली आ रही है, एक दल की जो प्रधानता है, एक दल पर वंशवाद की जो प्रधानता है, उसके कारण मनमोहन सिंह जी अच्छे से अपने आप को क्या नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना अमृत संघ द्वारा ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड जीतने वाला ग्राम का नाम क्या था? तो उसका आंसर हो जाएगा गोवर्धन इको ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र CEZ कोस्टल इकोनॉमिक जोन, SEZ होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो लैंड एरिया पे होते हैं, लेकिन ये कोस्टल इकोनॉमिक जोन है जो स्थापित किया जाएगा? तो उसका आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2017 में, अब 2017 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए आप कितने आ रहे हैं, तो आप 2020 के जो करंट अफेयर्स है आप उन पर पूरा फोकस करें। ये क्वेश्चंस मैं चाहता तो इनके अंदर शामिल नहीं करता, लेकिन ये आपको बताने के लिए कि उस समय जब 2017 का पेपर हुआ तो 2017 में से कितने क्वेश्चंस उस समय पूछे गए थे। तो आप 2020 का तैयार करें। मैं एक वीडियो बनाऊंगा 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनके ऊपर मैं आपको अच्छे से एक वीडियो बना के दूंगा, ताकि आपको आसानी हो जाए उनको क्या करने के लिए, याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2017 में करदाताओं को निम्नलिखित में से किस फर्म को अंतिम रूप में देने की अनुमति के लिए वस्तु और सेवा कर समूह ने एक ऑफलाइन सुविधा जारी की है? तो इसका फर्म का जो नाम है GSTR3B, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत ने 28 सितंबर 2017 को स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए एक अभिलाषा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो उसका आंसर है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने जुलाई 2017 में पेरिस समझौते की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए 12 घंटों में 6 करोड़ पौधे लगाए? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का दिल कहा जाता है। मध्य प्रदेश भारत का वह राज्य है जिसमें सबसे अधिक वन है। दुनिया का सबसे वृद्ध व्यक्ति थिसराएल क्रिस्टल का 113 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह किस देश का निवासी था? वह इजराइल देश का निवासी था। हैंडीकैप इंटरनेशनल का सर्वप्रथम सद्भावना राजदूत कौन है? तो नेमार जो एक फुटबॉलर है, उनको हैंडीकैप जो इंटरनेशनल का जो सर्वप्रथम सद्भावना राजदूत था वो नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन द्वारा व्यावसायिक वितरण सेवा देने वाला विश्व का प्रथम स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है रिकजोविक और कंट्री कौन सा है? आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड। सो डियर फ्रेंड्स, आज हमने उन 45 क्वेश्चंस को पढ़ा है जो 2017 के अंदर कांस्टेबल परीक्षा के अंदर आए थे। ये क्वेश्चंस न केवल दिल्ली पुलिस के लिए, बल्कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको एक क्वेश्चन से 6 क्वेश्चंस निकाल के आपको मैंने बताए हैं, वो क्वेश्चंस भी आप याद करें, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपके पेपर के अंदर आएंगे, एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। गौर ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस जो मेरा चैनल है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।